नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो इस प्रोग्राम में हम करंट अफेयर से जुड़ी 3 सबसे जरूरी खबरों को डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि इस प्रोग्राम के जरिए आपका पीटी कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार हो। इसके लिए हम बीच बीच में स्टैटिक सब्जेक्ट से जुड़े हुए एमसीक्यूज भी आपको देते रहेंगे। तो इस कड़ी में आज हम हाजिर हैं हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को लेकर, जो जुड़े हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्थाओं से। तो सबसे पहले देखते हैं स्थायी जमींदारी या इजारेदारी व्यवस्था। दोस्तों, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्थाओं के तहत सर्वप्रथम वर्ष 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। लेकिन इस व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक या जन्मदाता फ्रांसिस फिलिप को माना जाता है, और इस व्यवस्था में जमींदार को जमीन का मालिक मान लिया गया और उनसे तय किया गया कि वे हर साल सरकार को एक तय राशि टैक्स के रूप में देंगे, और ये रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई। यानी बारिश हो या सूखा, जमींदार को हर हाल में टैक्स देना होगा, और अगर कोई जमींदार तय रकम नहीं चुका पाया तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। और इसीलिए इस व्यवस्था को सूर्यास्त का कानून भी कहते हैं। इससे अंग्रेजों को तो बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि उनकी आमदनी तय हो गई थी। वहीं जमींदारों को भी अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें जमीन का मालिक मान लिया गया था और वे किसानों से मनचाहा टैक्स वसूलने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ किसानों को। उन्हें अब जमींदारों के भरोसे रहना पड़ा। ज्यादा टैक्स वसूलने, जबरदस्ती की मजदूरी और जमीन छीन लेने जैसी चीजें आम हो गई। और ये व्यवस्था भारत के लगभग 19% हिस्सों में लागू थी, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, संयुक्त प्रांत और बनारस क्षेत्र। और इस व्यवस्था का असर लंबे समय तक रहा, और ये भारतीय किसानों की हालत बिगड़ने की एक बड़ी वजह बनी। और अब देखते हैं आज का हमारा दूसरा टॉपिक, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी का मतलब है कि किसान और सरकार के बीच सीधा समझौता। इसमें कोई जमींदार नहीं होता था। अंग्रेज सरकार ने किसान, जिसे रैयत कहा जाता था, से सीधे जमीन का टैक्स वसूला। और इस व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी, और इसे मद्रास, बॉम्बे और असम जैसे इलाकों में लागू किया गया था। और ये व्यवस्था भारत के लगभग 51% हिस्से में थी। इसमें हर किसान को उसकी जमीन पर मालिकाना हक दिया गया, लेकिन उसे हर साल तय टैक्स देना होता था, और अगर वो टैक्स नहीं दे पाया तो जमीन जब्त कर ली जाती थी। और इसमें फायदा ये था कि किसान सीधे सरकार से जुड़ा था, कोई जमींदार बीच में था नहीं। और नुकसान ये था कि टैक्स की रकम ज्यादा, जो कि 33 से 55% तक होती थी, और मौसम खराब होने पर भी किसान को पूरा टैक्स देना पड़ता था, जिससे वे कर्ज में डूब जाते थे। नतीजा, किसान जमींदारों से तो बचे, लेकिन सरकार की कठोर वसूली से नहीं। धीरे धीरे किसान अपनी ही जमीन से बेदखल होते चले गए। और अब आज का आखिरी टॉपिक, जो है महलवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों, महलवाड़ी शब्द महल से बना है, जिसका मतलब है एक गांव या गांवों का समूह। और इस व्यवस्था में पूरे गांव से एक साथ टैक्स लिया जाता था, ना कि किसी एक किसान या जमींदार से। ये व्यवस्था 1833 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी, और बाद में जेम्स थॉमसन ने इसे और फैलाया। इसे उत्तर भारत यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और कुछ भागों में लागू किया गया। भारत के लगभग 30% हिस्से में यही व्यवस्था थी। इसमें गांव के मुखिया यानी लंबरदार या पंचायत को टैक्स भरने की जिम्मेदारी दी जाती थी। वो फिर पूरे गांव के किसानों से मिलकर पैसा इकट्ठा करता था। और इसमें फायदा ये था कि जमीन का रिकॉर्ड बेहतर हुआ और टैक्स पूरे गांव की हालत देखकर तय किया जाता था। और नुकसान ये था कि अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे पाया तो पूरे गांव पर दबाव आ जाता था। ऊपर से टैक्स की रकम समय समय पर बढ़ाई भी जाती थी, और नतीजा दिखने में ये सामूहिक व्यवस्था थी, लेकिन गरीब किसान फिर भी कर्ज और बोझ में फंसे रहते थे। तो ये थे आज के खास टॉपिक, और अब देखते हैं इन टॉपिक से जुड़े हुए सवालों को। धन्यवाद दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला प्रश्न है असर्शन और रीजनिंग के आधार पर। असर्शन और रीजन से जुड़ा हुआ। असर्शन यानी कथन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता था। और रीजन, इसका कारण बताया गया है, ब्रिटिश सरकार किसानों को केवल करदाता मानती थी, मालिक नहीं। आपके पास ऑप्शंस हैं कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी, असर्शन सही है पर रीजन गलत है। ऑप्शन सी, कि असर्शन गलत है पर रीजन सही है। और ऑप्शन डी, कि असर्शन और रीजन दोनों गलत हैं।
प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कि असर्शन गलत है पर रीजन सही है। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन संख्या 1, यह व्यवस्था केवल जमींदारों और सरकार के बीच थी, किसानों को अधिकार नहीं मिलता था। कथन संख्या 2, इसमें कर की दरें हर वर्ष में संशोधित की जाती थीं। कथन संख्या 3, इस व्यवस्था में जमींदारों को जमीन का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। आपके पास ऑप्शंस हैं कि कथन संख्या 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी कथन संख्या 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल कथन संख्या 1 सही है, ऑप्शन डी कथन संख्या 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल कथन संख्या 1 और 3 सही है, कथन संख्या 2 गलत है। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। महालवाड़ी व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से लागू की गई थी? आपके पास ऑप्शंस हैं बंगाल और बिहार के क्षेत्र में, ऑप्शन बी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य भारत में, ऑप्शन सी मद्रास और बॉम्बे में, ऑप्शन डी उड़ीसा और असम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य भारत के क्षेत्रों में। तो दोस्तों, ये थी आज की डेली प्रिपेयर में 3 स्टैटिक एमसीक्यूज। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली न्यूज एंड एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी ध्येय टीवी के साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो अगली बार मिलते हैं कुछ नई खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए ध्येय टीवी। नमस्कार।